वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकें। सो मेजरेबल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मेंस और टारगेट होती है उसको मेजर किया जा सकता है। जब भी मेजरेबल की बात हो रही है सो मेजर कर सकते हैं हम परफॉर्मेंस और टारगेट जो है एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए स्पेसिफिक गोल्स को सेट किया जाता है कोलेबरेटली तौर पर, कोलेबरेशन के साथ, यानी कि कोलेबरेशन होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि मैनेजर खुद से कर लेते हैं बल्कि एम्प्लॉयर्स को भी वो साथ मिलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है एज अ होल भी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर यूनिट के लिए भी और इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर। फिर जो गोल्स होते हैं वो उनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज अ बेसिक के तौर पर, बुनियाद के तौर पर, प्लानिंग के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी असिस्ट करने के लिए, रिवार्ड करने के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्सेप्ट और जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, इसकी अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मैनेजर्स फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज़ ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए गोल अचीवमेंट को, और जो अवेलेबल इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल कंडीशन है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो सेट होता है मैनेजरियल डिसीजंस का और एक्शन का, जो कि डिटरमाइन करता है लॉन्ग रन परफॉर्मेंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की। सो स्वॉट एनालिसिस की हम बात करें, स्वॉट में जो है वो शामिल है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट होती है, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एक्सटर्नल होती है। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अप्लाई किया जाता है इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स को। स्ट्रेंथ से मुराद इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि ज़ाहिर बात है एक ऑर्गेनाइजेशन को एज हासिल होता है उसके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मौजूद हैं, एजुकेटेड हैं और स्किल वर्कर हैं, नॉलेज है उनके पास अपने वर्क की, तो ये जो है स्ट्रेंथ हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, और ये स्ट्रेंथ ही होती है। मतलब ऐसी चीज़ें ज़ाहिर बात है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी। और वीकनेस की बात करें, इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को वल्नरेबल बनाती है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। जैसे कि अब ऑर्गेनाइजेशन अगर कस्टमर्स को अपने सेटिस्फाई नहीं कर पा रही इतनी अच्छी तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में, सो ये उसकी वीकनेस हो जाएगी। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट की हम बात करें सो ये एक डिस्टिंक्ट बिजनेस होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे बिजनेस होते हैं, तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जो एक अलग तरह का बिजनेस होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऐसा जिसको मैनेज किया जा सकता है रीजनेबली तौर पर इंडिपेंडेंटली दूसरे बिजनेसेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल दिया माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस का, और इसके अंदर अगर हम देखते हैं सो मॉडल जो है वो प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स का, ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क एनवायरनमेंट में राइवलरी होती है जो कि सिमरात किस हद तक कॉम्पिटिटर्स यूज़ करते हैं टैक्टिक्स के लोअर कर सकें प्रॉफिट जो है उनके कॉम्पिटिटर्स के। बार्गेनिंग पावर होती है सप्लायर की, सप्लायर जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल वगैरह। इससे मुराद ये कि किस हद तक जो है सप्लायर जो है वो पावर डाल सकते हैं बिजनेसेस के ऊपर एक इंडस्ट्री में, थ्रेट करते हुए कि प्राइस को रेज किया जाए या रिड्यूस किया जाए क्वालिटी ऑफ गुड्स। और बार्गेनिंग पावर बायर्स की भी होती है, जो बायर्स खरीद रहे हैं ज़ाहिर बात है, जैसे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, कितने कस्टमर्स हैं मार्केट के अंदर, इससे भी फ़र्क पड़ता है बार्गेनिंग पावर के ऊपर। कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की। और न्यू इंट्रेंट्स जो होते हैं इनका भी थ्रेड होता है कि नया कोई आ सकता है कॉम्पिटिटर, उसका भी एक जो है वो ख़तरा होता है। और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का भी थ्रेड होता है। इससे मुराद ये कि किस हद तक बिजनेसेस जो होते हैं दूसरी इंडस्ट्री में वो ऑफर कर सकते हैं सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, यानी कि एक तरह की रिप्लेसमेंट जिसको हम कह लें। अब मार्केट डेवलपमेंट की बात करें, इससे मुराद क्या होता है कि लार्जर शेयर जो है वो हासिल करना करंट मार्केट का, और जो है वो एक्सपेंड करना नई के अंदर, न्यू वन के अंदर। और लिक्विडेशन की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि सेल किया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी होती है, उसमें क्या होता है कि हम शामिल ये होता है कि एम्फेसाइज करना ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट है प्रोवाइड करने की प्रोडक्ट और सर्विस वो लोअर हो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, और बिजनेस के पास जो है कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए जो कि ईजिली या इनएक्सपेंसिवली तौर पर इमिटेट ना किया जा सके, उसको कॉपी ना किया जा सके। और मैनेजर को जो है वो कंसिडर करना चाहिए बनाना ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस इनोवेशन जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं कस्टमर्स के लिए।
डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें ये होता है कि डेवलप की जाए प्रोडक्ट और सर्विस जिनको यूनिक देखा जाता है, इंडस्ट्री के अंदर अलग देखा जाता है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एम्फेसाइज करना ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ताकि ओवरऑल कॉस्ट जो होती है प्रोवाइड करने की प्रोडक्ट और सर्विस वो कम हो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की बात करें, इसमें शामिल है बहुत सी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो कि नेसेसरी होती है कि रखा जाए स्ट्रेटजी को इन मोशन, और इंस्टीट्यूट किया जाए स्ट्रेटजिक कंट्रोल जो कि मॉनिटर करता है प्रोग्रेस और अल्टीमेटली तौर पर अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। स्मॉल बिजनेसेस की हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिपेंडेंटली तौर पे ऑन होती है, ऑपरेट किया जाता है और फाइनेंस किया जाता है, और उसमें 100 से जो है वो कम एम्प्लॉयज़ होते हैं और नेसेसरीली तौर पर इंगेज नहीं होती नई या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में, और इसका बहुत कम इम्पैक्ट होता है। जो ओवरऑल इंडस्ट्री होती है उस पर बहुत कम इम्पैक्ट देखने में आता है, असर देखने में आता है। नाउ द राइटिंग अ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान की बात करें, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको लिखते हैं एंटरप्रेन्योर या फिर जो ऑनर है, जाहिर बात है जो भी बिजनेस चला रहे होते हैं वो लिखते हैं नॉर्मली तौर पर, और इसमें जो है वो डिटेल होती है जो नेचर है बिजनेस की, इसके अलावा प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर, कंपटीशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग मेथड, मैनेजमेंट, फाइनेंस और दूसरे जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स होते हैं प्रपोज बिजनेस वेंचर के। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करें, इसको डिफाइन किया जाता है कोई भी जो अल्ट्रेशन आता है लोगों के अंदर, स्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी में। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो फॉर्मल पैटर्न होता है इंट्रैक्शन का, और जो कोऑर्डिनेशन होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से कि लिंक किया जाए टास्क जो होते हैं इंडिविजुअल के, ग्रुप के, ताकि अचीव करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑब्लिगेशन या एक्सपेक्टेशन होती है कि जिसको परफॉर्म किया जाए और की जाए ड्यूटीज़ और अचीव किया जाए गोल्स जो कि रिलेट करते हैं एक पोजीशन से। जॉब डिज़ाइन की बात की जाए, सिमिलर स्पेसिफिकेशन होती है टास्क एक्टिविटीज़ की, यूजुअली रिपीट किया जाता है रेगुलर बेसिस के ऊपर और एसोसिएट होता है पार्टिकुलर जॉब के साथ। वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करें, सिमिलरिटी के किस हद तक वर्क जो कि नेसेसरी होता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, उसको तोड़ा जाता है बहुत सी जॉब्स के अंदर। डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात की जाए तो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो क्लस्टरिंग होती है इंडिविजुअल्स की यूनिट्स के अंदर, और यूनिट्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं और लार्जर यूनिट्स भी होते हैं ताकि फैसिलिटेट करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के अंदर। और स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, ऐसी डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है जिसके अंदर पोजीशंस जो है वो ग्रुप की जाती हैं जो मेन फंक्शन होते हैं उनके मुताबिक, या फिर जो स्पेशलाइज एरिया जैसे कि मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, आईटी है और प्रोडक्शन है, इस तरह से। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि एक हाइब्रिड नाम से इसमें पता चल रहा है, तो इसमें दोनों फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों इसमें शामिल होते हैं सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। फॉर्मलाइजेशन की बात करें, इससे मुराद ये कि किस हद तक जो है वो रिटन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरे डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह के एक्शन हैं कि जिनको लिया जाए एक गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंडर। फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो कि देखने में फ्लैट ही लगता है। इसमें ब्रॉडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, इनके एक शख्स के नीचे कई सारे लोग होते हैं, यानी एक मैनेजर के अंडर में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और हियरार्किकल लेवल भी जाहिर बात है इसमें बहुत कम होती है, और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। सो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्लैट स्ट्रक्चर कुछ हद तक हमें ऐसा दिखाई देगा, जबकि टॉल स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। और डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इससे मुराद ये कि किस हद तक पावर और अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है लोअर लेवल्स को। लाइन पोजीशन की बात करें, एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि अचीव किया जाए मेजर जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और स्टाफ पोजीशन होती है जो कि प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज सर्विस और असिस्टेंट जो है लाइन पोजीशन को। अब जो एचआर का काम होता है ये भी जो है स्टाफ पोजीशन के अंदर आ जाता है। मैनेजरियल इंटीग्रेटर जो है एक मैनेजर होता है जो कि जिसको दिया जाता है टास्क के वो कोऑर्डिनेट करे रिलेटेड वर्क, जिसमें कई सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो शामिल होते हैं। जॉब रोटेशन होती है, इससे मुराद पीरियडिकली शिफ्ट किया जाता है वर्कर को एक सेट ऑफ जॉब से एक प्लान सीक्वेंस के अंदर। जॉब एनलार्जमेंट होती है, इससे मुराद एलोकेशन होती है वाइडर वैरायटी जो होती है सिमिलर टास्क की एक जॉब के ऊपर ताकि बनाया जाए, उसको ज़्यादा चैलेंजिंग बनाया जाए। जॉब एनरिचमेंट होती है जिसको पायनर किया फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने प्रोसेस से अपग्रेड करने का जॉब टास्क मिक्स ताकि इंक्रीज़ किया जाए सिग्निफिकेंटली जो है पोटेंशियल जो ग्रोथ के लिए, अचीवमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकग्निशन के लिए भी। ऑटोनॉमी की बात की जाए, इससे मुराद अमाउंट होता है डिस्क्रिशन जो कि अलाउ होता है, यानी कि किस हद तक मर्जी जो है वो दी जा रही है डिटरमाइन करने में स्केड्यूल और वर्क मेथड ताकि अचीव किया जाए रिक्वायर्ड आउटपुट।
ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सम्राट स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली अडेप्टिव है और फ्लेक्सिबल होता है और बहुत कम वर्क स्पेशलाइजेशन है। मिनिमल इसमें जो है जाहिर बात है फॉर्मलाइजेशन होती है और लिटिल डायरेक्ट सुपरविजन होती है एम्प्लॉयज़ की। इनोवेशन की बात करें सो नीड्स ज़रूरत होना यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रो करती है, स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है ज़्यादा स्पेशलाइज और फॉर्मलाइज। डिविजनल स्ट्रक्चर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है बना होता है ऑटोनोमस सेल्फ कंटेन यूनिट्स का। मैस्लो नीड थ्योरी की हम बात करते हैं, सो अब्राहम मैस्लो ने नीड थ्योरी दी जिसमें जो है वो 5 जो है वो लेवल्स हैं और ये कुछ एक तरह का पिरामिड्स की तरह जो है वो बनाया। आप देखेंगे इसकी जो है बुक के अंदर आपको डिफरेंट, अगर इसकी तस्वीरें देखेंगे तो कुछ पिरामिड्स की तरह आपको दिखाई देगा, जिसमें नीचे से स्टार्ट होती है जो फर्स्ट नीड फिजियोलॉजिकल नीड होती है कि बेसिक नीड्स होती हैं जिसके अंदर फूड वाटर शेल्टर जो है वो आ जाता है। और उसके बाद फिर उससे ऊपर के लेवल पे हम जाते हैं तो सेफ्टी आ जाती है। इंसान को ज़रूरत है जाहिर बात है सेफ्टी की, हर तरह के ख़तरे से बचने की ज़रूरत है। बाहर जाए इंसान तो भी उसको सेफ्टी की ज़रूरत है। इवन के ऑफिस में भी जाहिर बात है जो वर्क कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। और ऑब्वियसली बात है फिर सेफ्टी इस चीज़ की भी होनी चाहिए, जॉब की सेफ्टी होनी चाहिए और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी होने चाहिए। बिलोंगिंगनेस आ जाती है जो कि जाहिर बात है इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको ज़रूरत है फैमिली की, कम्युनिटी की भी और जाहिर बात है फ्रेंडशिप वगैरह की भी। तो इसमें जो है वो सोशल नीड ये आ जाती है। और फिर एस्टीम होती है कि इंसान जो चाहता है कि उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, ये तमाम इसमें आ जाता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि फुलेस्ट जो है वो पोटेंशियल जो है उसका यूज़ किया जाता है। अब मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिए। एक्स जो है वो एक तरह का नेगेटिव माइंडसेट वाला मैनेजर होता है जो कि ये सोचता है कि एम्प्लॉयज़ जो है डिसलाइक करते हैं वर्क को, वो लेज़ी होते हैं, वो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको लाजमी तौर पर कोर्स किया जाए, उनको दबाव डाला जाएगा तो वो परफॉर्म करेंगे। जबकि थ्योरी वाई का जो मैनेजर है वो एक इंतहाई पॉजिटिव किस्म का है जो कि देखता है एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिव, देखता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो जो है सेल्फ डायरेक्शन जो है उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। अब पावर्स होती हैं डिफरेंट तरह की। एक्सपर्ट पावर होती है कि बेस करती है पोजीशन ऑफ एक्सपर्टीज़ के ऊपर जो कि लोगों के पास होती है। ट्रेड्स होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट इंटरनल क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, पर्सनल करेक्टरिस्टिक, स्किल्स और एबिलिटी वगैरह। और इसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं जो कि एक तरह से डेमोक्रेसी के तौर पर ही वर्क करते हैं, जो कि क्या कहते हैं इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप को डिसीजन मेकिंग में। और ज़ाहिर बात है ये डिटरमाइन करने देते हैं ग्रुप को वर्क मेथड और ओवरऑल गोल्स जो है उनको जानना, यूज़ करना फीडबैक को एज एन अपॉर्चुनिटी हेल्पफुल कोचिंग के लिए। ओहायो स्टेट स्टडीज़ की हम बात करते हैं। सो रिसर्चर जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर उन्होंने डेवलप किया क्वेश्चन या सवालनामा ताकि मेजर करें लीडर्स का बिहेवियर और कोरिलेट करें उसको ग्रुप परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन के साथ भी। सो 2 बिहेवियर्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया एज अ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। पहला ये कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इससे मुराद है कि किस हद तक एक लीडर जो डिफाइन करता है अपने रोल्स और जो रोल्स हैं सबऑर्डिनेट के। और दूसरा है कि कंसिड्रेशन से मुराद ये होता है कि किस हद तक एक लीडर जो है वो बिल्ड करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट जो है सबऑर्डिनेट्स के साथ। सो डायरेक्टिव लीडर बिहेवियर में शामिल होता है कि एम्प्लॉयज़ को जानने दिया जाए कि उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाए उनको गाइडेंस, वर्क मेथड के बारे में डेवलप किया जाए, वर्क स्केड्यूल आइडेंटिफाई किया जाए, एवेल्यूशन वर्क एवेल्यूशन स्टैंडर्ड और इंडिकेट किया जाए जो बेसिस होती है आउटकम्स या रिवार्ड के लिए। ग्रुप की बात करें इससे मुराद 2 या 2 से ज़्यादा इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं ताकि पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर सकें। इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करें सो नेचुरल सोशल फॉर्मेशन है जो कि अपेयर होते हैं वर्क इन्वायरमेंट में। और एक इनफॉर्मल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको एम्प्लॉय इस्टेब्लिश करते हैं ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सर्व कर सकें ग्रुप मेंबर के इंटरेस्ट या सोशल नीड को। और इनफॉर्मल ग्रुप जो वो अनप्लान्ड होते हैं। एक इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, क्रिएटेड किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के परस्यूट जो होता है कॉमन कंसर्न का। और फ्रेंडशिप ग्रुप होता है एक इनफॉर्मल ग्रुप जो कि इवॉल्व होता है प्राइमरीली ताकि पूरा किया जा सके एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को। फंक्शनल टीम की हम बात करें सो फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी टीम होती है जिसमें मैनेजर होते हैं और उसके सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो पार्टिकुलर फंक्शनल एरिया से होते हैं, किसी भी एक खास फंक्शनल एरिया से होंगे। क्रॉस फंक्शनल टीम की हम बात करें सो इस नाम से पता चल रहा है कि जिसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत सी स्पेशलिटीज़ के, यानी कि बहुत से फंक्शनल एरियाज़ के जो कि आपस में मिलते हैं, काम करते हैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के हवाले से।
लीडिंग इश्यूज़ में शामिल होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि डिटरमाइन करना कि कौन क्या रोल लीडर प्ले करेगा और कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया जाएगा, और कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बेहतर है। वर्बल कम्युनिकेशन की बात किया है तो इसमें क्या होता है कि वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो अब इस ट्यूटोरियल में भी आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन की जा रही है, लिखे हुए भी वर्ड्स आ रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। सो रिटर्न कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो इसमें जो है वो लेटर्स का इस्तेमाल है, मेमोरेंडा का इस्तेमाल है, रिपोर्ट्स का इस्तेमाल है, न्यूज़लेटर का, पॉलिसी मैनुअल का। इसके नुकसानात भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। सो नुकसान ये होता है फैक्ट जो कि कन्वर्जेशन जो है यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, जाहिर बात है ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन रिस्पांस मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो है वो डिसएडवांटेज होता है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करें तो फोकस करता है रेगुलेशन के ऊपर, इनपुट की, ताकि इंश्योर करें कि ये पूरा कर सकें स्टैंडर्ड जो कि ज़रूरी होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए, और एम्फेसिस होता है प्रिवेंट करने के ऊपर प्रॉब्लम्स। और जो दूसरे नेम है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में, इसमें प्रिलिमिनरी कंट्रोल है, प्री कंट्रोल है, प्रिवेंटिव कंट्रोल और स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह आ जाते हैं। साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें तो ये जो है एक सेल्फ रेगुलेटेड कंट्रोल सिस्टम है। जब इसको एक बार लगाया जाता है ऑपरेशन के अंदर, ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर सकता है सिचुएशन और ले सकता है करेक्टिव एक्शन जब कभी भी ज़रूरत हो। इकोनॉमिक वैल्यू एडिट की बात करें, एक टूल है मेजर करने के लिए कॉर्पोरेट और डिविजनल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हुए आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस किया जाता है टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपके सामने एमसीक्यूज़ हैं, सॉल्व एमसीक्यूज़ आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहला है कि इनमें से कौन सा जो क्रूशियल एलिमेंट होता है टीम स्ट्रक्चर का, वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की, वो है फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये कि फोकस क्या था लीडरशिप स्टडीज़ का 1920s और 30s के दौर में, अगर हम देखते हैं वो था ट्रेड्स। सो ट्रेड्स इसका आंसर है। उसका एक रीइंफोर्समेंट थ्योरिस्ट का बिलीफ ये था कि बिहेवियर जो है वो नतीजा होता है इनमें से किसका, वो है एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस का। उसका ये कि वोमेन जो है वो यूज़ करती हैं इनमें से किस तरह का लीडरशिप स्टाइल। सो वो यूज़ करती हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी कि दूसरों को भी शामिल किया जाता है एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। और सप्लाईज या फिर जो रॉ मटेरियल ज़रूरी होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो कहलाया जाता है क्या, इनपुट। सो इनपुट के तौर पर यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल वगैरह को। जो बिहेवियरल व्यू पॉइंट है एम्फेसाइज करता है नीड के ऊपर कि अंडरस्टैंड किया जाए बहुत से फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको। और उसके आगे इनमें से कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन के लिए वोमेन के मुकाबले में, वो होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन के लिए वोमेन के मुकाबले में। एडम स्मिथ की हम बात करें जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये नतीजा होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा बेहतर जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है वर्कर। उसके बाद ये कि स्ट्रेटजी एनालिसिस इनमें से किसको कहा जाता है, शॉर्ट, जो कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है, पीछे डिटेल आ चुकी है इसकी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर ये होता है कि सेल कर दिया जाता है या डिसॉल्व किया जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा लिक्विडेशन के अंदर जो है वो किया जाता है। उसके बाद ये कि ग्रुप बना लेना जॉब एक्टिविटीज़ का जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो जॉब डिज़ाइन के तौर पर जो है वो जाना जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन उसको यूज़ किया जा सकता है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसके अंदर मैनुअल्स, मीटिंग, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डिस्कशन वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है उसके बहुत कम लेवल्स होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर। ये पीछे भी आ चुका है कि फ्लैट स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बहुत कम लेवल है, कुछ इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जबकि टॉल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फ्लैट स्ट्रक्चर में आप देखें तो 2 से 3 लेवल इस तरह, जबकि टॉल स्ट्रक्चर में कई सारी जो है वो लेवल जो है वो दिखाई देंगी। ये फ़र्क है फ्लैट और टॉल स्ट्रक्चर का। उसके बाद ये कि द वे यू यूज़ योर हैंड, आप किस तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, रिलेट करते हैं इनमें से किसके साथ, वो है इमोशनल क्वेश्चंस। और लीडर्स जो है वो कौन होते हैं, हु डू द राइट थिंग्स, जो सही चीज़ें करते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर, अगर हम देखते हैं वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है वो क्या कहलाया जाता है, इसके अलावा वो है प्रिलिमिनरी कंट्रोल, प्रिलिमिनरी कंट्रोल। उसके बाद डैश जो है वो एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि रिलाई करता है ह्यूमन डिस्क्रिशन के ऊपर एज अ बेसिक पार्ट ऑफ इट्स प्रोसेस, वो है नन साइबर नेटिक कंट्रोल सिस्टम, नन साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद ये तमाम जितने भी ऑप्शन है ये मैनेजरियल रोल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया मिन्सबर्ग मॉडल के अंदर, सिवाय एक को छोड़ के, वो है फंक्शनल, बाकी इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल और डिसीजनल। उसके बाद ये किसने स्टडी किया वर्क को क्या एलिमिनेट किया जाए, इनएफिशिएंट हैंड 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 एंड मोशन, बॉडी मोशन, वो किया फ्रेडरिक टेलर।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।